हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए वीडियो में जिसमें हम थर्मल फिजिक्स के पार्ट 2 करने वाले हैं। थर्मल फिजिक्स के पार्ट 1 में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक किया था। अब हम उसके आगे करने वाले हैं। थर्मल फिजिक्स थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जैसे कि आपको पता ही है। उसमें आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स और थर्मल के पार्ट है ना। तो 3 पार्ट के थर्मल फिजिक्स है, जिसमें हम 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट के कंटेंट्स ऐसे है, ये है फर्स्ट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, सेकंड इज the second law of thermodynamics, next is very very important कार्नोट इंजन। थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ें और कार्नोट इंजन की बात ना करें, ऐसा हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता। सो ये हो गया हमारा कार्नोट इंजन। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, और उसके बाद आता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, में गैस लॉस पढ़ते हैं हम, है ना। उसमें और फिर स्पेसिफिक हीट्स ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, ये सारे कंटेंट्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? थर्मोडायनामिक प्रोसेस फ्रेंड्स, हमने पहले पढ़ा हुआ उसके बारे में। बेसिक 4 तरह के प्रोसेस होते हैं। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, नेक्स्ट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। और इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल हमें पता है कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी प्रोसेस में, किसी साइक्लिक प्रोसेस में आप अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सके तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें टेम्परेचर बिफोर एंड टेम्परेचर आफ्टर दोनों प्रोसेस में सेम होता है, इसलिए हम डी टी लिखते हैं और डी टी की वैल्यू ज़ीरो होती है। सिमिलरली अगर हम इस डी टी की वैल्यू ज़ीरो होती है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें हम हीट ट्रांसफर जो होता है कांस्टेंट होता है, हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है। बिफोर सिस्टम और सराउंडिंग्स दोनों के में इक्वल टेम्परेचर होता है, जिसमें हम डी क्यू की वैल्यू ज़ीरो लेते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। और नेक्स्ट आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है फ्रेंड्स। ये तो हमने बचपन से पढ़ते आने इसको, ठीक है ना। तो अब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट बोल दिया। अब हम इन सब में वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग फर्स्ट लॉ, है ना। फर्स्ट लॉ का यूज़ करके हम सबके वर्क डन को फाइंड करेंगे। क्या होता है फर्स्ट लॉ? हमें पता है फर्स्ट लॉ होता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो हम सब में हम उसकी वैल्यू लगाएंगे। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू होता है सी वी डी टी, मतलब इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब हम डी यू की वैल्यू जीरो कर देंगे तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा। सो उसमें हम उसमें डी क्यू की वैल्यू वर्क डन के बराबर हो जाएगी। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे हम फ्रेंड्स? डी क्यू इज इक्वल टू होता है एम सी, और हमें पता है पी वी इज इक्वल एन आर टी फ्रॉम आइडियल कैसे क्वेश्चन हमें पता है। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो पी वी बाई आर कर दिया हमने, है ना। पी वी इज इक्वल टू इज इक्वल टू एन आर टी, टी इज इक्वल टू पी वी बाई एन आर, एन कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट, तो पी वी हो गया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। तो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू हो गया, या पी वन बाई पी टू इज इक्वल टू वी टू बाई वी वन हो गया। सो उस केस में हम W कैसे निकालेंगे? W इज इक्वल टू हो गया एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। हम क्या करते हैं? एल एन एन आर बाई टी डी वी बाई वी, इंटीग्रेशन डी वी बाई वी होता है डी वी अपॉन वी। यहाँ से हमारा एल एन आ गया, एल एन वी आ गया, और अपर लिमिट इज वी टू, लोअर लिमिट इज वी वन। सो एन आर एल एन वी टू बाई वी वन हो गया वर्क डन इज इक्वल टू एल एन आर एल एन। हमने अभी देखा वी टू बाई वी वन इज इक्वल टू पी वन बाई पी टू। तो या तो उसको हम स्टेबल लिख सकते हैं एन आर एल एन पी वन बाई पी टू। तो ये हो गया हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। सिमिलरली वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है फ्रेंड्स? वन अपॉन गामा माइनस वन, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू। हमें पता है पी वी इज इक्वल टू गामा होता है कॉन्स्टेंट, मतलब डी क्यू जीरो, मतलब डी क्यू जीरो मीन्स डी यू इज प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, या डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू। तो उस केस में हमारा हो गया, हम फिर वहाँ से निकालेंगे पी वी इज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। उस केस में पी वन वी वन गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू गामा हो गया। तो उस केस में हम वर्क डन निकालेंगे, जो वैल्यू आएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू वन अपॉन गामा माइनस वन, पी वन वी वन माइनस पी टू वी टू, या पी वन एन आर अपॉन गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू। ये हो गया एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन। सिमिलरली आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? प्रेशर कांस्टेंट होता है उसमें। वर्क डन इज इक्वल टू पी कांस्टेंट वी टू माइनस वी वन, अपर हाई वॉल्यूम माइनस लो वॉल्यूम, सिंपली माइनस कर देंगे। आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो होता है फ्रेंड्स। में पता है वर्क डन होता है पी डी वी, है ना। पी डी वी होता है वर्क डन, और डी वी जीरो होगा तो पी पूरा कॉन्स्टेंट वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो उस प्रकार वर्क डन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आइसोकोरिक जीरो हो गया। नेक्स्ट मूव नेक्स्ट, हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन फ्रेंड्स, हीट इंजन होता है, हीट इंजन इज ए डिवाइस बाई विच कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क। मतलब हीट इंजन एक ऐसे डिवाइस है जिसमें आप हीट सप्लाई करेंगे। एक अपर थर्मल रिजर्वायर रहता है, एक लोअर थर्मल रिजर्वायर रहता है।
अपर थर्मल रिजर्वायर से हीट ट्रांसफर होता है, हीट हम पास करते हैं, नीचे एक इंजन रहता है, वो हीट इंजन रहता है, जिसमें से हीट आप दो तो वो हीट कुछ वर्क में कन्वर्ट होगा और कुछ नीचे सिंक में ट्रांसफर, लोअर टेम्परेचर रीजन में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वो जो डिवाइस आता है बीच में, उसे हम कहते हैं हीट इंजन, ठीक है। सिमिलरली रेफ्रिजरेटर, व्हाट इज रेफ्रिजरेटर? इट इज रिवर्स ऑफ हीट इंजन। मतलब हीट इंजन का काम क्या है, अपर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर करता है बाई गिविंग सम वर्क आउटपुट। रेफ्रिजरेटर इज इनवर्स, मतलब इसमें आप लोअर टेम्परेचर टू हाई ट्रांसफर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफर करते हैं और इसमें हीट्स वर्क इनपुट देना पड़ता है, हम वर्क देते हैं। हीट इंजन में हमें वर्क आउटपुट मिलता है और इन रेफ्रिजरेटर या हीट पंप में हमको वर्क करना पड़ता है, हमें वर्क देना पड़ता है। तो इट इज़ रिवर्स ऑफ हीट इंजन, it takes heat from lower reservoir and transfers it to higher reservoir along with some work input। तो हीट पंप भी वैसे ऐसा ही फ्रेंड्स, डिपेंडिंग ऑन पर्पस, हम जैसे चाहे रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, चाहे तो हीट पंप की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हीट पंप इज सेम एज ए रेफ्रिजरेटर डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज़ यूज्ड। इफ द पर्पस इज टू कूल ए पोर्शन ऑफ स्पेस, द डिवाइस इज ए रेफ्रिजरेटर। इफ द पर्पस इज टू हीट ए पोर्शन ऑफ स्पेस, द डिवाइस इज ए हीट पंप, ठीक है। तो ये हो गया स्मॉल इंट्रोडक्शन अपॉन रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप। नेक्स्ट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वाइल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स का एक और नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इसमें एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिमिलरली लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या आता है, लॉ ऑफ इंक्रीज्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में क्या है, हम हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं, बट इन्फॉर्मेशन रख लीजिए फ्रेंड्स। एंट्रोपी इज नथिंग बट इट इज़ डिस्टर्बेंस। एक्चुअली रैंडमनेस होता है, जो डिस्टर्बेंस होती है, वो डिस्टर्बेंस होती है, वो रैंडमनेस को ही हम एंट्रोपी कहते हैं। और सेकंड लॉ जो है उस डिस्टर्बेंस को समझाता है, उस रैंडमनेस को समझाता है, इसलिए हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी। नेक्स्ट, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सेकंड लॉ के एक्चुअली दो साइंटिस्ट ने दो अलग अलग लॉज दिए हैं। पहला केल्विन प्लैंक साइंटिस्ट थे और दूसरे थे क्लॉसियस। तो केल्विन ने क्या कहा, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम रिजर्वायर। ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है जिसमें अपर रिजर्वायर से हीट ट्रांसफ़र हुआ बिना कोई वर्क दिए, कंप्लीट कन्वर्जन जो है सीधा हीट में ट्रांसफर हो गया, सिंक में कोई हीट गया ही नहीं, पूरा हीट का हीट जो है 100% वर्क में कन्वर्ट हो गया, कोई हीट गया नहीं, यहाँ T2 में नहीं गया। ये कह रहा है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। देखते हैं सेकंड लॉ क्या कहता है, नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए कोल्डर ऑब्जेक्ट टू ए हॉटर ऑब्जेक्ट। यहाँ से हीट निकाला, यहाँ से हीट दिया और कोई वर्क आउटपुट नहीं दिया, ये बता रहा है सेकंड स्टेटमेंट। एक्चुअली दोनों ही इंटर कन्वर्टिबल है, दोनों की मीनिंग जो है, दोनों स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट से एक ही बात कर रहे हैं कि ऐसा कोई इंजन पॉसिबल ही नहीं जो आपने वर्क हीट दिया ऊपर से, वो हीट जो है टोटल वर्क में कन्वर्ट हो गया और नीचे हीट रिलीज को छुआ ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसे हम PMM2 भी कहते हैं। हमने परपेचुअल मोशन मशीन हमने पहले में पढ़ा था, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ सेकंड काइंड, ये हमने पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ 100% एफिशिएंसी इज इम्पॉसिबल। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। ये सेकंड लॉ ये कहता है कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल है ही नहीं, ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपने पूरा वर्क दिया, पूरा हीट दिया आपने और पूरा का पूरा हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो गया, देयर इज़ नो रिलीज ऑफ एनर्जी, नो रिलीज ऑफ हीट, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की तरह ही बता रहा है भी, एक सिग्निफिकेंस ये है, और दूसरा सिग्निफिकेंस ये बता रहा है कि वो एक्चुअली क्लॉसेस स्टेटमेंट को बता रहा है कि नो वर्क डन इज दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लॉसेस स्टेटमेंट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इनफाइनाइट। आगे पढ़ेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, इसी वीडियो में आगे देखेंगे। वो रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इनफाइनाइट बता रहा है, ये एक तरह से क्लॉसेस का वायलेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कार्नोट इंजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट इंजन एक रिवर्सिबल हीट इंजन होता है जिसमें 4 रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस 1 to 2 आइसोथर्मल हीट एडिशन, सेकंड प्रोसेस 2 to 3 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड प्रोसेस 3 to 4 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, प्रोसेस 1 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये 4 प्रोसेस हो रहे हैं फ्रेंड्स इसमें, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन जो है, कांस्टेंट हीट एडिशन हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और इस टेम्परेचर पर हीट एडिशन करें तो एक्सपेंशन, हीट एडिशन हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है, और ये जा रहा है प्रोसेस 2 to 3 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इसे हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन को हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है
और इसमें हीट वर्क आउटपुट हम मिल रहा है हमें, ठीक है, वर्क इनपुट दे रहे हैं और हमें मिल रहा है हीट एक्सपेंशन। सिमिलरली प्रोसेस 3 to 4 आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है एंड इस कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट रिजेक्शन हो रहा है। सिमिलरली प्रोसेस 4 to 1 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, सॉरी दिस इज कंप्रेशन, एक्सपेंशन नहीं है, कंप्रेशन है, ठीक है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये कंप्रेशन हो रहा है, गैस का कंप्रेशन हो रहा है इसमें। और एडियाबैटिक मीन्स टेम्परेचर देयर इज नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर पे कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। देखते हैं इसका नेट वर्क डन। नेट वर्क डन क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोसेस 1 to 2 पे Q1 होता है, म्यू नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स, म्यू है हमारा मोल्स, ठीक है। और हमें पता है मॉलिक्यूलर मास, हम जब मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एटम्स की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम मोल्स की बात करते हैं। तो यहाँ हम मोल्स लिया हुआ है nRT1 ln V2/V1, हमने पहले ही देखा हुआ है, इसके पहले स्लाइड्स में हमने स्टार्टिंग देखा था, तो आइसोथर्मल में वर्क डन देखा था। तो वर्क डन क्या होता है, nRT1 ln V2/V1 इज इक्वल टू nRT1 ln P1/P2, ये हमने शुरू में देखा आइसोथर्मल क्या होता है, वर्क डन। सिमिलरली एडियाबैटिक प्रोसेस 2 to 3 जो होता है वो एडियाबैटिक हो रहा है, उस एडियाबैटिक में वर्क डन क्या होता है, NR अपॉन गामा N/Γ-1 R T1 - T2, ये होता है एडियाबैटिक में वर्क डन। सिमिलरली आइसोथर्मल प्रोसेस इन 3 to 4, ठीक है। इसमें क्या आता है, Q2 हीट रिलीज हो रहा है और म्यू RT3 ln V4/V3 इज इक्वल टू nRT1 ln P3/P4। और एडियाबैटिक प्रोसेस 4 to 1 इज NR अपॉन Γ-1 T1 - T2। ये है हमारा कंप्लीट साइकिल नेट वर्क डन। और नेट वर्क डन क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज 1 to 2 माइनस वर्क डन फ्रॉम 3 to 4, दैट इज Q1 - Q2, ये हमारा नेट वर्क डन हो गया। और ऐसे ही हम आगे एफिशिएंसी निकालते हैं फ्रेंड्स। एफिशिएंसी कैसा होता है, एफिशिएंसी इज गिवन बाय ईटा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, दैट इज Q1 - Q2, हमने अभी देखा नेट वर्क डन Q1 - Q2, और हीट सप्लाइड हमारा Q1 हमें पता है, तो 1 - Q2/Q1 इज इक्वल टू 1 - T2/T1, ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। Q2/Q1 इज इक्वल टू T2/T1, ये हमारा डायरेक्ट रिलेशन आ गया। की पॉइंट्स अबाउट एफिशिएंसी, इसमें क्या है, एफिशिएंसी के बारे में क्या है, की पॉइंट्स क्या क्या है फ्रेंड्स, एक होता है डिपेंड्स ऑन सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर, T1 और T2 पर डिपेंड कर रहा है, और इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, इवन वर्किंग फ्लूइड अब चाहे जो यूज़ करो, एयर, वाटर, फ्लूइड, डीजल, पेट्रोल, चाहे जो यूज़ करो कार्नोट इंजन में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है सिर्फ T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर से, ठीक है। और ये प्रोसेस सेम है, सेम फॉर ऑल रिवर्सिबल इंजन्स वर्किंग बिटवीन सेम टू इस टेम्परेचर पर काम करने वाले किसी भी इंजन पर ये एफिशिएंसी की वैल्यू डिपेंड करती है। नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है फ्रेंड्स, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक्चुअली जहाँ हीट इंजन में अब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, वहाँ रेफ्रिजरेटर और पंप में आके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फॉर रेफ्रिजरेटर होता है Q2/W, इट इज Q2 अपॉन वर्क डन, हीट नेट हीट रिलीज्ड फॉर रेफ्रिजरेटर, नेट हीट रिलीज्ड अपॉन वर्क डन होता है, और ये इसकी वैल्यू ये होती है। और फॉर हीट पंप हमने पहले पढ़ चुके हैं, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, हीट पंप क्या होता है, हमने डेफिनेशन देखा सामने, तो उसका हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फाइंड कर रहे हैं। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप क्या होता है, Q1/W, इट इज Q1 अपॉन Q1 - Q2, और एक जनरल फॉर्मूला है, इसमें जनरलाइज कर लिया हमने। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट, गैस लॉस आ गया, काइनेटिक थ्योरी, KTG, हम KTG पढ़ते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें क्या होता है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेर्लिच लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। सिमिलरली फॉर चार्ल्स लॉ होता है प्रेशर कांस्टेंट पे, कांस्टेंट प्रेशर पे V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T और V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब फॉर बॉयल्स लॉ P1/V1 इक्वल टू P2/V2, फॉर चार्ल्स लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, फॉर गेर्लिच लॉ एट कांस्टेंट वॉल्यूम P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो ये हमारा 3 लॉज हो गए। आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है, बहुत पहले से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन होता है P इज ग्रेटर देन RT, जो सिंबल्स हैव देयर ओन मीनिंग, मतलब P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स, R इज अ गैस कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू होता है PV/NT, इसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। और प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, कुछ फॉर्मूला है फ्रेंड्स, याद रख लेते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 m/v V max स्क्वायर, और 1/3 रो V max स्क्वायर, हमें पता है m/v रो होता है डेंसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज V max इज इक्वल टू √3p/रो, √3p
3p/ρ। और मीन काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 हाफ एम वी बार स्क्वायर। वी बार इज एवरेज मीन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यह होता है 3/2 kBt। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मीन स्पीड एवरेज स्पीड होता है वी बार इज इक्वल टू v1 + v2 + v3/n, और वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आर एम एस होता है √v1 स्क्वायर + v2 स्क्वायर + v3 स्क्वायर + v4 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई n। और बाई मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मीन स्पीड होता है √8 kBt/m या √2.5 kBt/m। रूट मीन स्क्वायर स्पीड होता है वी आर एम एस √3 kBt/m। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है √2 kBt/m। या इस रिलेशन से देखें तो वेलोसिटी जो है सबसे कम होती है मीन स्पीड की, मीन स्पीड वेलोसिटी, और सबसे ज़्यादा होती है आर एम एस की। सॉरी, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम, वी आर एम एस सबसे ज़्यादा, वी मीन नाम में समझ में है इसके, मीन मतलब एवरेज, दोनों के बीच में रहेगा। बाई अब स्पेसिफिक हीट फॉर अलग अलग टाइप के गैसेस बाई इक्विपार्टीशन लॉ से एनर्जी होती है हाफ 3/2 kBt। Cv फॉर मोनोटॉमिक गैस 3/2 R। फॉर Cp क्या होता है, Cv हमें पता है Cp - Cv = R होता है, और Cp/Cv = गामा। ये दोनों रिलेशन में फ्रॉम मेयर्स रिलेशन कहते हैं, मेयर्स रिलेशन Cp - Cv = R। ठीक है, तो इस रिलेशन से हमने Cv हमें निकाल लिया dU/dt करके, Cp हमने निकाल लिया Cv + R 5/2 Cp, तो Cp/Cv फॉर मोनोटॉमिक गैस 1.667, Cp/Cv गामा फॉर डायटोमिक गैस 1.4, एंड Cp/Cv for triatomic gas 1.28, and for polyatomic gas Cp/Cv ये आप 2/f f+1, वेर f इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू लगाकर हम कोई भी वैल्यूज फॉर जितने भी एटॉमिक गैसेज हैं हर के लिए हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्विक रिविजन हो गया फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।